नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव पर पार्टियां अपने अपने दावे खेल रही हैं और आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया। और इस योजना के तहत दिल्ली में ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा और केजरीवाल ने ऐलान किया कि इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से होगी। आम आदमी पार्टी ने पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों में पूजा करने वाले ग्रंथियों के लिए योजना शुरू करने की घोषणा की है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। पुजारियों को स्कीम के तहत हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। इस स्कीम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुजारी भगवान की पूजा करता है, जिसने सदियों से हमारी परंपराओं और रीति रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। पुजारी की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे वेतन या तनख नहीं कहूंगा, बल्कि इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहा हूं कि लगभग 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद पुजारियों को दी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम पुजारियों के भले के लिए कुछ ऐलान कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है, दूसरे भी दें। अगर हम पुजारियों के लिए कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम तो कह रहे हैं कांग्रेस भी दे दे, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक के अंदर, कांग्रेस भी दे दे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे 20 राज्यों में सरकार है, वो 20 राज्यों में दे दे। हम 18,000 दे रहे हैं, आप 25,000 दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल से लाइन अपनी लंबी करिए, अरविंद केजरीवाल के 18,000 मत रोकिए। पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वादा और अब उन्होंने पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपए महीने की सैलरी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दिल्ली के जिन 250 इमामों को पहले से ही सैलरी मिलती है, उन इमामों को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सैलरी दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। हमारे तकरीबन मौज़िनों को मिलाकर जो है ना 240 लोग हैं और ये 17 महीने से रुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के थ्रू ही उसको पैसा आवंटित किया जाता है। अभी तक जो ग्रांट की फाइल है वो मंजूर नहीं हो पाई। आने वाला टाइम चुनाव का टाइम है, अगर आचार संहिता लग गई तो वो फिर आवंटित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले फंड रिलीज हो जाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी के चलते सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। साथ ही पार्टी ने महिला सम्मान योजना से लेकर संजीवनी योजना तक कई योजनाओं को जीतने के बाद शुरू करने का ऐलान किया है। और इसी कड़ी में अब पार्टी ने पुजारी सम्मान योजना की शुरुआत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात संभल की सर्वे के बाद हिंसा और फिर सियासत भी शुरू हो गई है। अब खुदाई पर सियासी लड़ाई दिख रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो तीखा पलटवार देखने को भी मिल रहा है। संभल में सनातन के सबूतों पर जो सियासत शुरू हुई वो लगातार तीखी होती जा रही है। संभल की सियासत हर दिन न सिर्फ नया मोड़ ले रही है, बल्कि हर दिन एक नया वार और पलटवार सामने आता है। अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे को सियासी दांव में लेकर सीएम आवास में खुदाई की बात की तो बीजेपी की तरफ से तीखे पलटवार सामने आए।
दरअसल संभल पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम आवास में खुदाई की बात कर दी थी। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। एक तरफ संभल में सर्वे, हिंसा और सियासत का गेम प्ले जारी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार भी किया गया है। कोई भी हिंदू संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम और यदि कहीं सरकार उसको आयोजित करती है और उसको अच्छा करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से अखिलेश जी को बुरा लगता है, क्योंकि इनके समय पर भी कुंभ हुआ था। तो इनके समय पर जब कुंभ हुआ था तो सबसे पहले तो उस कुंभ का एक इंचार्ज मंत्री जो बनाया था, प्रभारी मंत्री, तो उस समय पर आजम खान को बनाया था। तो आजम खान को क्या आवश्यकता थी? कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्योहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था, उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही, और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही है तो स्वाभाविक है इनको बुरा लगेगा ही। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर क्यों सीएम रहते हुए आपने सीएम आवास में खुदाई नहीं करवाई। तो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे। वहीं इन सबके बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी संभल पहुंचा और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी देने का ऐलान किया है। इस दौरान एसपी के 10 मेंबर्स के डेलीगेशन ने संभल गेस्ट हाउस में पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। जो मुकदमा लिखा गया है सरासर गलत है, झूठा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे मुकदमे लिखे हैं। लेकिन हमें अपने न्यायालयों पर भरोसा है, कोर्ट पर यकीन है और हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आप देखिए, हम पहले भी प्रयास कर चुके थे आने के लिए और लगातार यही बात चल रही थी कि जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग आएंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ जो यहाँ पर घटना हुई और प्रशासन के हाथों से जिस तरीके से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, बहुत अफसोस की बात है। हमारे लोकतंत्र पे ये काला धब्बा है और हमें बहुत दुख है। जाना सबको वही है, लेकिन जब इस तरीके से जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसके माध्यम से जब किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो बड़े दुख की बात है। संभल में सियासत का दौर तेज है। एक तरफ सर्वे और सनातन के नए प्रतीकों का मिलना जारी है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार के लिए खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस खींचतान में अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने जश्न के खिलाफ फतवा जारी किया है। नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ बताया गया है, तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। इस्लाम में नए साल के जश्न की इजाजत नहीं। नए साल पर पार्टी करना खुराफात। नए साल पर आतिशबाजी करना गैर इस्लामी। नया साल जश्न का नहीं, गमगीन होने का मौका। नए साल का जश्न ईसाइयों का त्योहार। नए साल पर डांस करना शरीयत के खिलाफ। नए साल का जश्न मनाने वाला मुसलमान गुनहगार। नए साल की बधाई देने वाला मुस्लिम मुजरिम है। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
इसी के साथ नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। साल 2024 और 25 के बीच में बस एक दिन का वक्त बचा है। इसी के साथ एक दिन पहले नए साल का जश्न न मनाने की अपील भी कर दी गई। पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। सैर सपाटे के शौकीन लोग देश विदेश में हिल स्टेशन, बीच और फेमस जगहों पर घूमने निकल रहे हैं। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट सभी जगहों पर बुकिंग फुल हो चुकी है। लेकिन इस्लामिक धर्म गुरुओं ने नए साल पर फतवा जारी कर साफ कह दिया है कि नए साल का जश्न मनाने वाला मुस्लिम शरिया की नजर में मुजरिम है। मैं एक बार फिर सहारनपुर के मशहूर देवबंदी उलेमा के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल की दस्तक से पहले फतवा जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो नए साल के मौके पर पार्टी, म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी और घूमने फिरने जैसा कोई भी काम न करे। उन्होंने इसे इस्लामी तालीमात के खिलाफ बताया है। मौलाना कारी इसहाक गोरा की माने तो नया साल जश्न मनाने का नहीं बल्कि दुखी होने का पल है। इसके पीछे उनकी दलील है कि नया साल आपकी जिंदगी का एक साल कम कर देता है। ऐसे में आपको दुखी होने की जरूरत है क्योंकि आप मौत के एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। मौलाना कारी इसहाक गोरा के फतवे पर अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि बरेली से एक और फतवा आ गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि इस साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और प्रोग्राम आयोजित करना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और शरीयत में इसे नाजायज माना गया है। शरीयत का हवाला देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने नए साल के जश्न को ईसाइयों का त्योहार बता दिया और कहा कि जो भी मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएगा वो शरीयत के मुताबिक मुजरिम कहलाएगा। फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फतवे को नकारते हुए कहा है कि टीवी पर हाईलाइट होने के लिए कुछ मौलानाओं ने फतवेबाजी की है। ऐसे मौलानाओं पर फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। काली कमाई के ऐसे साम्राज्य का पता चला है जो एमपी से लेकर दुबई तक फैला है। सौरभ एंड फैमिली भ्रष्टाचार का 500 करोड़ का कारोबार चला रहे थे। करप्शन के इस खेल में उसकी पत्नी, ससुर, मां और बेटे सभी शामिल थे। उसके साथ काम करने वाले 4 आरक्षक भी शक के घेरे में हैं। सौरभ ने एमपी में तो अकूत संपत्ति यहां पर जमा की ही थी, विदेशों में भी निवेश किया था। तो दुबई में भी सौरभ के 150 करोड़ के आलीशान विला का पता चला है। एमपी से दुबई तक खुला काली कमाई का राज। करप्शन का फैमिली बिजनेस। सौरभ पर कसा शिकंजा। $500 करोड़ का फैमिली बिजनेस, दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला, एमपी के कई शहरों में प्रॉपर्टी। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई से जुड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। सौरभ की करप्शन कथा के कई पात्र हैं, कई राजदार हैं, कई साझेदार हैं। इन सब के नाम सौरभ ने भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा कर दिया।
उसकी पत्नी, ससुर, माँ और बेटा सब करप्शन के इस फैमिली बिजनेस में शामिल थे। इनके नाम सौरभ 500 करोड़ का कारोबार चला रहा था। एमपी से लेकर दुबई तक करोड़ों की काली कमाई जमा कर रखी थी। सौरभ की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सौरभ की काली कमाई, 500 करोड़ का फैमिली बिजनेस, दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला, पत्नी, ससुर, माँ और बेटे के नाम संपत्ति, पत्नी के नाम इंदिरा सागर डैम का टेंडर, इंदौर में सौरभ के 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन, बेटे के नाम लाखों रुपए की एफडी, मां के नाम सूखी सेवनिया में वेयर हाउस, कोलार में एक स्कूल, मयूर विहार अरेरा कॉलोनी 11 नंबर प्रधान मंडपम में 4 बंगले, होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप, शाहपुरा में निर्माणाधीन स्कूल, इंदौर के विजयनगर के पास एक होटल, दोस्त शरद जायसवाल के नाम में 3 करोड़ 30 लाख का घर, विदेश में भी निवेश। सौरभ शर्मा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी काली कमाई में परिवार और दोस्त तो साझेदार थे ही, उसके 4 साथी आरक्षकों पर भी आरोप लगे हैं। उनके पास भी बेनामी संपत्ति होने का शक है। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने शिकायत करते हुए कहा है कि सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद से ही आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब हैं। इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा है कि इन आरक्षकों ने भी अलग अलग शहरों में बेनामी संपत्ति बना रखी है। ईडी, आईटी और लोकायुक्त को इन्हें भी अपनी जांच में शामिल करना चाहिए। काली कमाई के राजदार, सौरभ के साथियों पर आरोप, 4 साथी आरक्षकों पर आरोप, बेनामी संपत्ति होने का शक। सौरभ पर एक्शन के बाद आरक्षक गायब, आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर गायब, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब, सोशल मीडिया अकाउंट किए गए डिलीट। सौरभ शर्मा पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया है और सौरभ शर्मा के लिए सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सौरभ शर्मा आएगा तो कई राज खुलेंगे। की हत्या हो सकती है, ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। तो सौरभ की काली कमाई से जुड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं। उसके और कितने साझेदार हैं और कितने राजदार हैं? सौरभ की काली कमाई का साम्राज्य कहां तक है, इसकी पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में फर्जी वोटरों पर तकरार लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अभी समय है, लेकिन दिल्ली में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक घोषणाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी आप पर वोटर लिस्ट घोटाले का गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने और चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि वोटर लिस्ट में अचानक होने वाली वृद्धि का ये ट्रेंड नया नहीं है। इससे पहले साल 2015 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली में अचानक 14 लाख वोटर्स बढ़ गए थे। इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में 9 लाख नए वोटर लिस्ट में आ गए। कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं, हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहाँ है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में उसका कैसे कटवाओगे आप?
उधर संजय सिंह का कहना है कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ झूठी खबर प्रचारित करी है। अब दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है, एक घोषित युद्ध, एक खुलेआम लड़ाई, अपमानित करने का काम, वोट कटवाने का काम। और भाजपाइयों को मैं बार बार सावधान कर रहा हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और जब तक हम लोग हैं, पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ कुछ भी करोगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। दिल्ली में नकली दस्तावेजों के साथ नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब जगह जगह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें आई हैं। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से वोटों के काटे जाने का मसला सियासी वार पलटवार की वजह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के कई हिस्सों में इस वक्त बर्फबारी के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इसी सर्द मौसम के बीच कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है जो भाईचारे की मिसाल बन गई है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कश्मीर में भाईचारे की मिसाल। मुसीबत में फंसे लोगों का रेस्क्यू। मस्जिद और घरों में दी लोगों को जगह। भयानक सर्दी में मसीहा बने कश्मीरी। ये कहानी उन लोगों की है जिनकी जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन देवदूत बनकर आए कुछ लोगों ने वो कर दिखाया जो इंसानियत की मिसाल बन गया। सुनिए क्या कहना है पंजाब से कश्मीर पहुंचे उन सैलानियों का जो भयानक बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी में फंस गए थे। बहुत ज्यादा थी जी, गाड़ियां सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, बिल्कुल आपके कारण सेफ हैं जी। बहुत खुशी हुई, आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। वाकया 27 दिसंबर की शाम का है। सोनमर्ग के कुंड इलाके में महाराष्ट्र और पंजाब से आए सैलानी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान हुई जोरदार बर्फबारी में सभी परिवार फंस गए। हालात ऐसे थे कि प्रशासनिक मदद भी पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आए और इन लोगों को न सिर्फ मस्जिदों में जगह दी गई, बल्कि सर्दी से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। गोंड की मस्जिद में रुके थे सर जी, कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके सहारे हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। कई परिवार ऐसे थे जिनकी जिंदगी बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी खोल दिए। हम कश्मीर घूमने के लिए आए हैं, महाराष्ट्र नागपुर से। हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन हमको घर मिल गया। लेकिन हमारे जैसे ही बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मेरा सरकार से, शासन से निवेदन है कि उन लोगों को घर मिले और जल्दी से जल्दी मदद की जाए। जाहिर है ये तस्वीर मानवता का ऐसा उदाहरण बन गई है जिनसे सीखने की जरूरत है। और चलिए अब आपको जाते जाते बर्फबारी की कुछ अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली हो। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी अभी भी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पारा लुढ़कने से वहां भी ठिठुरन बढ़ चुकी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। तो कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर प्रकोप बरपा रही है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में सर्दी भारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर जगह बर्फबारी बहुत हो रही है और कहीं ना कहीं सैलानियों के लिए ये एक अच्छा अनुभव भी इस बार है। खुशी से सैलानी झूम रहे हैं। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।